जी क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। भैया आज के वीडियो में बात करने वाले नंबर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम को हम 6 वीडियोस में कवर करेंगे। 6 वीडियोस क्या बहुत भारी भरकम वीडियोस होंगे? नहीं, बहुत सिंपल आसानी से कवर कर लेंगे। बिल्कुल आसानी स्मूथ तरीके से चैप्टर समझ हमें आ जाएगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ देखो फिर बाकी मैं बाद में क्या करूँगा, इन 6 के 6 वीडियोस को कंबाइन कर दूंगा, आपका एक वन शॉट बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है, देखो इस क्लास में हम बेसिक्स निपटाएंगे, अगले क्लास में डिविजिबिलिटी, अगले क्लास में निपटाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके अगली क्लास में यूनिट डिजिट, और उसकी अगली क्लास में हम ये 4-5 जो छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं जैसे एपीजीपी, एचपी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ डिजिट्स, इनको निपटा लेंगे। और भैया बाकी बचा कुचा जो कुछ बचा वो आखिरी वीडियोस में जो वीडियो में जो होगा उसमें निपटा लेंगे। बात समझ आ गई? 6 वीडियोस में खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम। इनको कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा, तो आप क्या करना, इन सबको ही देख लेना। हाँ समझ गए? तो इससे क्या होगा ना, जब आप वन शॉट देखोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनने वाला है। ठीक है, शुरू करें। देखो हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं आपको पता है, जो भी आप बोल रहे होते हो मैथ्स में नंबर्स, वो नंबर्स हैं। ठीक है, उनको हम भैया 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं 2 तरह की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब सिंपल तरीके से याद रखना है, वास्तविक संख्याएं क्या है? वो संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो जिनका स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए वो हो जाएगी काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और भैया काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है? जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो रियल नंबर्स हो गए, और जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है भैया वो हो गया आपके इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, देखो एग्जांपल्स के तौर पे ये देख सकते हो। ठीक है, हालांकि एक और टिपिकल सी डिफिनेशन होती है क्या, जिसे जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आपके रियल नंबर्स हो गए, और जिन नंबर्स को आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते नंबर लाइन पे वो आपके इमेजिनरी नंबर्स हो गए। अब कुछ लोग पूछेंगे नंबर लाइन क्या होती है? अरे यही नंबर लाइन जिसमें सभी नंबर्स लिखे जा सकते हैं, 0 1 2 3, उसमें डेसिमल्स भी आ गए, फ्रैक्शंस भी आ गई, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सब आ गई। यानी सिंपल से अगर लैंग्वेज आपको याद रखनी होगी तो इतना से याद रखोगे, अगर स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इमेजिनरी नंबर है, बात खत्म। बाकी सब जो कुछ बचा वो रियल नंबर्स हो गए। समझ गए? स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, बस इतनी सी बात याद रखो, तो बाकी सब बचे वो क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे माइनस का 11 लिखा है रूट के अंदर। अब इसका मान लो x इक्वल टू क्या है? अंडर रूट माइनस का 11 है। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 11 बाहर निकल के आना है, राइट? यानी ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्या आपकी बात समझ आती है? यस। ठीक है, अब ये आई लिखा हुआ, ये आई मतलब क्या है? आई मतलब होता है आयोटा। ठीक है, अभी चाइना में गाओ नाम का एक एग्जाम होता है जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम वो लोग बोलते हैं। उन्होंने इसी पे कॉम्प्लेक्स नंबर, समझते हो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल और इमेजिनरी के मिश्रण से बनता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के जब मिश्रित कर दोगे, मिला दोगे उन्हें, तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जनरली हम जेड से जी आप बोल सकते हो उससे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एक रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, आयोटा यहाँ पे लगा होता है इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लो 3 + 4i, इस तरह से टोटल नंबर बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, जहाँ पे ये पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, और ये पार्ट क्या है? रियल पार्ट है, वास्तविक पार्ट, काल्पनिक पार्ट। ठीक है, तो आई देखो आ रहा है हर जगह पे। ठीक है, आई मतलब होता है आयोटा और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। यानी जब आई स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? -1, यानी आई स्क्वायर इक्वल टू -1। क्लियर है? अब जैसे आई क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई आ गई। कैसे आ गई? आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई कैसे आ गई भाई? आई क्यूब को लिखोगे आई स्क्वायर इंटू आई लिखोगे। अब आई स्क्वायर की जगह हमें पता है क्या लिख सकते हैं? -1, और आई की जगह क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट -1 लिख दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आई माइनस का आई। देखो भाई देखो ना, -1 मतलब क्या है? माइनस भाई अगर लिया मैं ऐसे लिख दूँ -1 इंटू 7, तो ये क्या है? -7 लिखा हुआ है ना। हाँ वही चीज़। तो इन्होंने जब देखा क्या -1 इंटू रूट -1, भाई समझ गए? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, और आई की वैल्यू क्या है? रूट का -1 बताया ना। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, बताया ना। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और आई की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में -1। तो जब आई क्यूब की वैल्यू मैंने पूछी, तो आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर इंटू आई।
आई स्क्वायर की जगह लिख दिया क्या माइनस का 1 और आई की जगह लिख दिया अंडर रूट माइनस 1, तो क्या हो गया माइनस का अंडर रूट माइनस 1, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट माइनस 1 यानी कि माइनस का आई। देखो अगर इसके आगे माइनस लगा दे तो माइनस आई है कि नहीं, हाँ तो बस माइनस यानी आई क्यूब इक्वल टू क्या होगा माइनस आई हो गया। ठीक है, इतनी छोटी सी बात याद रखो, आई मतलब होता है आयोटा, इसे आयोटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस का 1 और जब इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा माइनस का 1, अंडर रूट माइनस 1 यहाँ पे सिंपल माइनस 1, सिंपल है यस। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। तो ये क्या होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी सिंपल सी बात याद रखो, नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो रियल नंबर्स हो गए, अगर स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो वो कैसे हो गए इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं हो गई। ठीक है यस, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए मतलब नेगेटिव 1 माइनस 1 की जगह हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यस। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण से बनता है। ठीक है यस, जैसे कि 3 + 4i मैंने बोल दिया, क्या मैंने बोल दिया 3 + 4i, यहाँ पे 3 क्या है एक रियल नंबर है, रियल पार्ट है, और 4i क्या है एक इमेजिनरी पार्ट है। इतना याद रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। हाँ आगे बात है, क्या कह रहे हैं, ठीक है भैया। अब रियल नंबर्स को फर्दर बांट दिया जाता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, यानी परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं भैया परिमेय, एक मिनट रुकना भैया, क्या कर रहा हूँ मैं, अनर्थ कर दे रहा हूँ। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ठीक है, रियल नंबर्स को हमने फर्दर बांट दिया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है, क्या होती हैं परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। देखो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, q जो है वो 0 ना हो और p और q दोनों क्या हो इंटीजर्स हो, पूरे अंक हो, डेसिमल में ना हो। ठीक है, रेशनल नंबर भैया कौन से नंबर से, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 ना हो और p और q कैसे हो इंटीजर्स हो यानी कि पूर्णांक हो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ -5 लिखा हुआ है, लिखा है। अब -5 नीचे 1 तो अंडरस्टूड है ना भैया, अरे नीचे 1 तो अंडरस्टूड है कि नहीं, हाँ तो देखो क्या नीचे 0 है नहीं है, क्या ये दोनों पूर्णांक हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, यानी -5 क्या है रेशनल नंबर। ये देखो 0.75 डेसिमल में है, लेकिन जब इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 0 भगा दोगे, एक मिनट रुकिए, यानी क्या लिखोगे भाई 0.75 लिखा हुआ है, हाँ दशमलव हटाया, नीचे 2 0 भगाए, क्या लिखा 25 ने 75, 25 चौको 100। देखो फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे 0 है नहीं है, क्या दोनों इंटीजर्स हैं, बस दो चीज़ें देखनी है, नीचे 0 ना हो और दोनों इंटीजर्स हो, इसका मतलब ये क्या है रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल मतलब क्या, जब दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगाया कि नहीं तो डेसिमल बोल दिया। टर्मिनेटिंग से क्या मतलब है, देखो रुक गया, कुछ दशमलव ऐसे होते रुकते ही नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा होगा मैंने पाई की वैल्यू जैसे हो गई, पाई की वैल्यू हो गई या √2 की वैल्यू √3, इन सबको मतलब रुकते ही नहीं है, अप्रॉक्स में हम लिख देते हैं। ठीक है, हाँ जैसे पाई की वैल्यू लिख देते 3.14, लेकिन एक्चुअली में वो चलते ही जाती। ठीक है, पता ना आपको, यस। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी हो गए, अभी मैं समझाऊंगा। फिलहाल ये समझो ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अभी आप आगे डिटेल में देखेंगे डेसिमल के बारे में। बट ये कैसा टर्मिनेटिंग यानी रुक जा रहा है, जो टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, उसे बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह के डेसिमल्स भी कैसे होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आसानी से इन्हें फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ना तो नीचे 0 लिखा हुआ है और ना ही दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों इंटीजर्स ना हो, दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो फिर क्या होगा ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया। तो वो जैसे √16 लिखा, √16 मतलब कि 4 विच इज़ एन इंटीजर, दोनों क्या है इंटीजर है। अब चाहे -4 भी लिख लो, +4 भी लिख लो, दोनों आपकी रेशनल नंबर ही हुए कि नहीं हुए। जैसे -5 रेशनल था वैसे -4 रेशनल है, जैसे +4 क्या होगा दोनों, ये भी तो रेशनल है, क्योंकि देखो ना तो दोनों में 0 है, दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो कैसे हो गए रेशनल हो गए। तो जहाँ √16 लिखा हुआ है अब सॉल्व करके देख लिया जाता है, जैसे आप दशमलव में लिखा हुआ है तो फिर हमने इसको फ्रैक्शन में बदल के देख लिया, ये यहाँ रूट में लिखा हुआ है तो हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। अगर हमारी कंडीशन दोनों फॉलो कर रही है कि p/q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, q 0 ना हो और p और q दोनों कैसे इंटीजर्स हो, जो इस पर खरा उतर रहा है वो कैसे होगा रेशनल नंबर हो गया, यानी परिमेय संख्याएं हो गई। अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, इरेशनल नंबर कौन से हैं भैया, इरेशनल नंबर वो संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये दिक्कत है।
अब कहोगे पाई को तो लिख सकते हैं 22/7, लेकिन भैया पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेशन में लिखी हुई है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई है, याद रखना, ठीक है। जैसे 3.14 लिख देते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने ली है, एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे, रुक ही नहीं, देखो पाई को रोक सकते हो क्या, जाते चले जा रहे हैं, हाँ। और कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक समझाऊँ एक चीज़, जैसे यहाँ पे मान लो होता 0.3 करके जा रहा होता, तो आप इसे लिख देते 0.3 का बार, इस तरह लिखते हैं, फिर इसको क्या लिख देते 3/9 लिखते ना, मैं शायद आगे लिया भी होगा, हाँ। जैसे ये देखो 0.6 का बार लिखा है, ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा कैसे लिखते हैं इसको 3/9, ठीक है। तो ये क्या, मैं समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। देखो जैसे 0.3 ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे जा रहा होता मान लो, तो ये आपको इसको क्या लिखोगे, बार बार ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार लगा दोगे इस तरह से। ये एक क्या है आपका, ये आपका एक रेशनल नंबर है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुके भी ना, ऐसा दशमलव जो रुके भी ना और बार बार आ भी ना रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, 3.14159 पता नहीं कुछ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट होते जा रही, 0.3333 या कुछ भी हो सकता था। तो आपने लिखा 0.3 का बार बार रिपीट। अब इसको हम क्या लिखते हैं, 3/9 कैसे लिखते हैं, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो अगर x इक्वल टू आप मान लो 0.3, मान लो इस तरह जा रहा था ना 0.33 करके, आप इसको मान लो x बराबर हमने मान लिया, x के बराबर मान लिया कि 0.33 डैश जा रहा है। अगर मैं दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम दोनों तरफ कर रहे हैं। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.33 करके इस तरह जाते रहेगा, राइट। अब इस वाली फ्रैक्शन को घटा दो, जब घटाओगे तो क्या निकल के आएगा बताओ, 10x जिससे जब x घटाओगे तो हो जाएगा 9x, और 3.333 से जब 0.333 घटाओगे तो बचेगा 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9, यानी क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 को ही तो लिखते हो 0.333 करके, राइट। यानी ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो या तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल सीधे छोटा सा दे दे, है ना भाई, छोटा सा दे दे 0.75 या कुछ और दे दे, ठीक है। तो आप उसे सीधे क्या बोल दोगे कि भैया ये क्या है, एक आपका रेशनल नंबर है। या फिर वो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग दे के, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, लेकिन ये रिकरिंग है, बार बार अकर कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे रिपीट होने वाले डेसिमल्स भी कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। समझ गए, इतनी सी बात समझ आ जाएगी। अगर इतना समझ सकते हो कि कौन से नहीं होते हैं तो समझ जाओगे। जैसे मैंने इमेजिनरी में क्या कहा, जो स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं वो इमेजिनरी, बाकी जितने बचे वो आपके कैसे हो गए, रियल हो गए। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, ना तो बार बार देखो दशमलव के बाद रिपीट भी नहीं हो रहे बार बार, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रुक भी नहीं रहे, तो ऐसे नंबर्स कैसे हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे इरेशनल, ठीक है। जैसे देखो एक कोई वैल्यू है 0.123 चलते ही जा रही, ना तो टर्मिनेट हो रही है, ना ही रुक रही है, और ना ही रिपीट हो रही है। जैसे 0.2 की वैल्यू होती है 1.414, इस तरह चलते ही जाती। √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, और √7 हो गया, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, समझ। इसीलिए मैं जब √16 लिखा था तो आपको पता है प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आप लिखोगे उस हिसाब से, या सिंपल लिखा तो प्लस का 4 लिखोगे, जाहिर सी बात है। तो नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे 1 है, हाँ, इसका मतलब ये कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन जब √2 हो गया, √3 हो गए, √5 हो गया, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, आपकी इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की, ठीक है। हम डेसिमल के बारे में देख ही लेते हैं, बात समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ। देखो हमने पहले रियल नंबर्स को बांटा रेशनल में, इरेशनल में, अब फिर रेशनल को फर्दर बांट देंगे नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, जिन्हें हम बोल देते हैं डेसिमल्स। यानी रेशनल नंबर तो हैं लेकिन नॉन इंटीजर है, उसे बोल देंगे डेसिमल में आ गए, ठीक है। और इंटीजर्स में बांट दिया, यानी रेशनल नंबर को ही फर्दर बांट देते हैं अपूर्णांक परिमेय संख्याएं। समझ गए कैसे बोलेंगे हिंदी में, अपूर्णांकित परिमेय संख्याएं, और ये क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, ठीक है। पूर्णांक, अपूर्णांक परिमेय संख्याएं, ठीक है, यानी जिन्हें डेसिमल दशमलव लगा हुआ हो, सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है, हाँ। लेकिन परिमेय होने चाहिए, ठीक है। और इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स को फर्दर बांट देंगे नेगेटिव नंबर्स में और होल नंबर्स में, होल नंबर्स को फर्दर बांट देंगे जीरो नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। अभी हम देखते जाओ। तो हम किस में आ गए, पहले हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर देखा, रियल नंबर को हमने फर्दर बांटा रेशनल और इरेशनल में। अब रेशनल नंबर को फर्दर बांट रहे हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर्स में। अब ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर डेसिमल क्या होता है हम देख लेते हैं, चलो देखो। तो डेसिमल मैंने अभी आपको बताया, एक डेसिमल किस तरह के होते हैं, जैसे 0.75 लिखा था ना वहाँ पे 0.75, हाँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी पॉइंट, जैसे कि 0.75 हो गया, ये कैसे है, टर्मिनेट, जो रुक जा रहा है, आराम से आप इसे फ्रैक्शन में बदल लो, ले लो, हाँ। यानी फाइनाइट डेसिमल्स ही है ना, जो डेसिमल्स है वो कैसे फाइनाइट है, यानी गिने चुने, जैसे 0.75
डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक लिखे हुए हैं, तो फाइनाइट है ना, पता है आपको, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि 2.5 क्या होता है, 5/2, इसे लिख सकते हो 78/10 है ना, इसे लिख सकते हो कि 125/1000 है ना, फ्रैक्शन में बदल पा रहा हो। ये क्या है, ये 4/1 लिखा ही हुआ है। हाँ, तो ये कैसे है, रेशनल है। इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है और इसीलिए क्या है, रेशनल है, क्योंकि इन्हें आराम से फ्रैक्शन में बदल पा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लग रही हो। नंबर्स को बांटा मैंने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर में, रियल को फिर से बांटा रेशनल, इरेशनल में, फिर रेशनल को फर्दर बांट रहे हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, जिन्हें डेसिमल बोल देते हैं। क्या, दशमलव लगा हुआ, सिंपल है, और इंटीजर्स, ठीक है। अब दशमलव जो लगा हुआ वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो रुक जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुक ही नहीं रहे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वो रेशनल है, सिंपल है, मैंने बताया 0.75 हमने देखा था, क्या होता है, 3/4 होता है। नीचे पर दशमलव लगाओगे तो 0 भगाओगे, इसी तरह 2.5, जिनको फ्रैक्शन में बदल पा रहे वो कैसे हैं, टर्मिनेटिंग आराम से हो गए। हाँ, नहीं आगे सुन लेना पहले। हाँ, अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रुकता ही नहीं है, चलते ही जाएगा, अनंत तक चलते ही जा रहा है, रुके ही नहीं रहा है। वो कैसे हैं, रुक नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। अब इन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरह के होते हैं, या तो रिपीट कर रहे होंगे या फिर रिपीट नहीं कर रहे होंगे। जो रिपीट कर रहे हैं वो रेशनल हो गए, जो नहीं रिपीट कर रहे हैं वो इरेशनल हो गए। जैसे मैंने बताया था 0.333 करके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो 0.66666 चले जा रहा है, बार बार आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा था, इसको क्या लिख सकते हो, 6/9। मैंने बताया था पीछे 0.33 करके, जिसको हम 3/9 लिख पा रहे थे, कैसे लिखा था मैंने बताया, 10 का मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ठीक है। इसी तरह देखो ये लिखा है 1.27 का बार, इस तरह से लिखा हुआ है, आपको हमेशा याद रखना है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, देखो जितने में बार लिखा हुआ है उतने नीचे 9 भगा दो और पूरा नंबर उठाओ 127, उसमें से जो जितने में बार नहीं है वो घटा दो, 127 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 126/99। ये हम आगे जब आगे आएगा ना, ये इसी में आएगा, चैप्टर नंबर सिस्टम में ही आएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो इसको फ्रैक्शन में बदल पा रहे हैं, सिंपल सी बात याद रखो, इतनी सी बात याद रखनी है क्या, कि जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग जिन्हें रोक पा रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग जिन्हें नहीं रोक पा रहे हो। अब टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं वो आराम से आपके रेशनल होते हैं, सिंपल दिख गया। हाँ, अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं, या तो रिपीट हो रहे होंगे या फिर रिपीट नहीं हो रहे होंगे। जैसे 0.666 या 1.272727 करते चले जा रहे हैं, मेरे बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 27 के ऊपर बार लगा दिया हमने इस तरह से, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, 126/99, ठीक है। वो उसी तरह से सॉल्व करते हैं जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, ठीक। बात समझ आ गई मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मैंने 10 का मल्टीप्लाई करके, तो मैंने आपको समझा दिया था कि 6/9 आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। मैं इसको बता दूं कि 1.27 बार को ऐसा क्यों लिखते हैं भाई, 1 अगर x के बराबर मान लो इसे 1.2727 इस तरह से चलते चले जा रहे हैं। हाँ, अब इसमें ना आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100x, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करोगे 2.2 अंक के बाद पीछे खिसक जाएगा। हाँ, तो 127.272727 इस तरह चलता रहेगा। इन दोनों को घटा दो, क्या हो जाएगा 99x बराबर क्या हो जाएगा, इनको घटाओगे तो क्या होगा 127.2727, ये तो कट ही जाएगा और एक और घट जाएगा तो बचेगा 126। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 126/99। इसी चीज़ को मैंने शॉर्ट में कैसे बताया कि जितने पे बार लगा, 2 अंकों पे बार लगा था उतने ही नीचे 9 भगा लो, 99। जैसे यहाँ पे 1 अंक पे बार लगा था तो हमने 1 9 भगाया है ना। हाँ, और यहाँ पे 0 लिखा था, 6 में से 0 घटाओगे 6 ही बचेगा, तो सीधे 6 लिख दिया था हमने। यहाँ पे 127 में से जितने पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 1 घटा दो, तो 127 में 1 घटाया कितना बचा 126, सीधे लिख दिया। अगर नहीं पता तो इस तरह से कर लो, ठीक है। तो जब रिपीट हो रहे हैं यानी रिकरिंग है, रिपीटिंग है, भले वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, लेकिन रुक गए, लेकिन वो कैसे हैं, रिकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं, तो क्या है आप उन्हें रोक सकते हो, इसका मतलब उन्हें फ्रैक्शन में बदल सकते हो, यानी कैसे हो गए, रेशनल हो गए। दूसरे कैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, समझ गए। ये कैसे थे, मैं थोड़ी सी समझ सकता हूँ, कन्फ्यूजन आ सकती है, मैं नोट्स आपको दे ही दूंगा ना, एक बार देखना काम खत्म। ये कैसे है, ये रिपीट तो क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट तो हो रहा था कम से कम 0.33 0.66 1.2727, तो इनको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन ये क्या है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहा है। जैसे कि √2 की वैल्यू हो गई क्या 1.41421 चलते जा रही, तो ना तो टर्मिनेट होगी, कहीं रुक ही नहीं रही, और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। देखो 414 फिर 21356 पता नहीं क्या आ जा रहा है, तो ये कैसे हो गए, इरेशनल हो गए, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू मैंने बता दिया 3.14 पता नहीं क्या चले जा रहे हैं, ना तो टर्मिनेट हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीट हो रही है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसका मतलब कैसे हो गए, इरेशनल हो गए। सॉरी, समझ आ गया, बात समझ आई कि नहीं आ रही।
जैसे अब इन्होंने लिख रखा था स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अदर देन परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल। जैसे मैंने कहा था √2, अब दो कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, मैंने कहा √3, √5, √7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये सब कैसे हैं, इरेशनल है। मैंने बताया अभी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए भी थे, √2, √3, √5, √7, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ के आगे बढ़े। हाँ, अब मैंने कहा था कि अब हम बढ़ेंगे कहाँ, हमने भाई नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं डेसिमल, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इंटीजर्स, यानी रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा था, डेसिमल में और इंटीजर में। डेसिमल हमने देख लिए सारे, अब हम देखेंगे इंटीजर के बारे में, पूर्णांक क्या होते हैं। देखो, तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। तो नाम से पता चल रहा है पूरा अंक लिखा होना चाहिए, आधा अधूरा ना हो भैया, पूर्णांक हो, पूरा अंक हो, ठीक है, इंटीजर हो, ठीक है। कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जिस तरह से एक सिंपल नंबर लाइन होती है, सिंपल सी जो, वो वाली हो गई ना। जीरो भी इंक्लूड है इसमें, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो गए, पूरे अंक, ठीक है। लेकिन याद रखना, जीरो क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आता है, ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो इंटीजर समझ गया क्या है कि भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ठीक है। जैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और q क्या है आपका, जीरो भी नहीं है, ठीक है भाई। सारे के सारे, जैसे मैं बोल दूँ 5 क्या है, ये रेशनल है कि नहीं, हाँ, क्योंकि नीचे 1 अंडरस्टूड होता ही है, तो देखो नीचे जीरो तो लिख नहीं सकते, हाँ, और दोनों क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं, हाँ, तो ये कैसे रेशनल हुए कि नहीं हुए, यानी क्या बोला, जितने इंटीजर्स हैं वो रेशनल है, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो रेशनल, ऑटोमेटिकली क्या है, रेशनल है, यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। हाँ, तो देखो कैसे हो गई, नेगेटिव संख्याएं हो गई भाई, -1, -2, -3, अब फ्रैक्शन नहीं आएंगी यहाँ पे, क्योंकि आपको पूरा अंक लेना है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 1, 2, 3 ऐसे करके, और जीरो हो गया। अब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला के बन जाता है आपका क्या, होल नंबर्स। खाली जो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए 1, 2, 3 जो गिनते चलती है हमारी काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। उसमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, यानी इन दोनों को इंक्लूड कर लें, यानी नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ये मिलकर बना देते हैं होल नंबर्स, ठीक है, जिसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो भैया, पूर्णांकों को हमने बांटा कैसे, एक नेगेटिव इंटीजर्स हो गए और एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, बीच में हो गया जीरो, जो कि ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव 1, 2, 3 काउंटिंग है, उसे नेचुरल नंबर बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं, ठीक है। और जो अगर हम इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो हम उसे बोल देते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, ठीक है। अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, यानी याद रखना, नेचुरल नंबर्स में यहाँ पे जीरो नहीं आया, लेकिन अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, तो फिर उन्हें बोल देते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ रही, हाँ, ठीक है। अब फर्दर इंटीजर्स को बांट देते हैं इवन और ऑड में। पता ही है आपको, 2 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो इवन, यानी 2 से पूरा भाग चला गया। अगर 2 से पूरा भाग चला गया, नंबर कैसा होगा, इवन नंबर, यानी जिसे बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है, और इसे बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक है। और 2 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो वो कैसे हो गए, विषम संख्याएं हो गई। सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है। जैसे इवन देखो, इसलिए जीरो को हम इवन ही मान लेते हैं इसमें, ठीक है। जीरो को क्या मान लेते हैं, इवन मान लेते हैं, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सब कैसे हो गए, इवन हो गए। जबकि 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे कैसे हो गए, ऑड हो गए, याद रखना, ठीक है। छोटी सी बात समझ आ गई। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या हो गया, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया तो होल नंबर्स हो गए। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। छोटी छोटी बात, सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं वो आपके रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं आपके वो परिमेय होते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। छोटी छोटी बात समझ आ रही है। इन्हीं पे सवाल आए इस बार आगे 25 में, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा और देख लो, क्या इवन इंटू इवन होता है। अभी तो इतना याद करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। हमेशा कैसे, जब भी इस तरह की चीज़ आ रही ना कि इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन इंटू ऑड क्या होता है, हमेशा नंबर का मल्टीप्लाई करके देख लो। आप जैसे मैंने आपसे पूछा इवन इंटू इवन क्या होता है, सबसे सीधे बोल सकते इवन होता है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है तो 2 इवन का मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे मैंने बोला 2 इंटू 2 यानी क्या, 4 इवन आया, हाँ तो इवन ही होता है। आप किसी का मल्टीप्लाई करके देखो इवन ही आएगा। जैसे मैंने बोला कि 6 × 2 6 क्या आएगा, 12 इवन है कि नहीं, हाँ। 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, हाँ। मतलब इवन इंटू ऑड क्या होता है, भूल के इवन इंटू ऑड क्या होता है, नहीं समझ आ रहा है कि इवन इंटू ऑड क्या है, सीधे किसी एक इवन किसी एक ऑड का मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। तो एक इवन उठा लो, मैं 2 उठा लेता हूँ, एक ऑड को उठा लो, 3 उठा लेता हूँ, क्या 6 आया, यानी क्या होता है, इवन होता है। अब कुछ 4 × 3 करके देखना चाहते हैं 12, क्या इवन होता है कि नहीं होता, हाँ। अब ऑड इंटू ऑड क्या होता है, आपको याद नहीं आ रहा, मान लो, वो तो वैसे तो सिंपल लॉजिक, क्या
ऑड इंटू ऑड ही आएगा। हाँ, लेकिन आपको समझ याद नहीं आ रहा, किसी दो ऑड को उठा के मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे 3 इंटू 3 करके देखता हूँ क्या आएगा 9, ऑड है कि नहीं। हाँ, 5 इंटू 5 करके देखो क्या आएगा 25 आएगा, क्या है ऑड है कि नहीं। हाँ, सिंपल है। इसी तरह सेम यहाँ पे जाता है, सेम चीज़ यहाँ पे जाएगी। आपको नहीं समझ कि इवन प्लस इवन इवन होता है या इवन प्लस ऑड ऑड होता है, आपको नहीं आता है मालूम, आप किसी दो को उठा करके देख लो, तो इवन प्लस इवन लिखा हुआ है, ठीक है। तो या तो सीधे याद रख लो कि इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, प्लस माइनस माइनस ऑड इवन होता है। अब इतना लग रहा है क्या लिखा हुआ है, तो सीधे दो नंबर उठाओ देख लो। मैंने पूछा इवन प्लस इवन क्या होता है, तो आपने कहा 2 प्लस 2 करके देख लेता हूँ भाई, 2 और 2 इवन होते हैं ना, 4 4 क्या आएगा। तो कोई भी नंबर उठाओ, 2 प्लस 4 कर लो कितना 6 है, यानी क्या है इवन है कि नहीं है, इवन है। जैसे मैंने कहा 4 माइनस 2 क्या है 2 आएगा, इसका मतलब क्या इवन है कि नहीं इवन है। तो ये इसका मतलब इवन माइनस इवन क्या होता है, इवन होता है। मैंने कहा इवन प्लस ऑड ऑड होता है, आपको नहीं याद है तो आप उठा लो, कोई एक इवन उठा लो, मैं 2 उठा लेता हूँ, कोई एक ऑड उठा लो, 5 उठा लेता हूँ, क्या 2 5 कितना 7 क्या है ऑड है कि नहीं। हाँ, कोई भी उठा लो, मैं 4 उठा लेता हूँ, हाँ यहाँ भी उठा लेता हूँ आपका 7 11 ये ऑड है कि नहीं। हाँ, तो ऑड आएगा। जैसे भी देख, मैं 16 से करा देता हूँ आपका 9 कितना आएगा 7 आएगा, ऑड है कि नहीं। हाँ, ठीक है। ऑड प्लस ऑड कर लो इवन ही आएगा, देखो 5 प्लस 5 कर लो कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं। हाँ, इवन है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको चाहे इसमें जब भी आप कन्फ्यूजन हो, सीधे कोई एक नंबर की पावर रख के देख लो, हाँ कि मैं करके जो भी आएगा, जो वैल्यू आती है जिस तरह की, वो या तो इवन होगी तो इवन होगा या ऑड आएगा तो ऑड होगा, ठीक है। सिंपल है। आपको मैंने बता दिया नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो गए, सिंपल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 जो गिनते 1 से लेकर, अगर 0 इंक्लूड कर लेंगे तो फिर होल नंबर्स आ जाएंगे, हो जाएंगे वो सारे। तो 1 2 3 वो इस तरह करके करें, वो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर समझ के नहीं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम दो फर्दर कैटेगरी में बांटते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, यानी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर्स मतलब क्या है, अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ खुद से ही भाग जाएगा या एक से भाग जाएगा। हाँ, और कंपोजिट मतलब क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स सच एज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जब हमने एलसीएम से पढ़ा था डिटेल में इस चीज़ को मैंने बताया था बार बार, मतलब मुझे लगता है सभी चैप्टर्स में मैं आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताते चला आया हूँ, ठीक है, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इन्होंने क्या कहा कि ऐसे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही संख्याओं से भाग जाएगा, या तो एक से या खुद से। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि प्राइम नंबर के बारे में, जैसे मैंने कहा 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपने इसके फैक्टर करो। फैक्टर मतलब किन से भाग जाएगा, 2 से किस से भाग जाएगा, एक से, क्योंकि एक तो क्या यूनिवर्सल फैक्टर, वो सबको भाग दे देता है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। और 2 में किससे भाग जाएगा, 2 से, बस इन दोनों के अलावा आपको कोई तीसरा अंक नहीं मिलेगा जिससे भाग चला जाए। इसका मतलब ये कैसा है, प्राइम है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक से भाग जा रहा है और खुद से भाग जा रहा है। जैसे 5, तो मैंने कहा इसमें सिर्फ 1 से भाग जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर, सब में भाग दे देता है, और सिर्फ 5 से भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। मैंने कहा 19, क्या 19 से प्राइम है, बिल्कुल है। कैसे, इसमें सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 19 से भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। लेकिन मैंने कहा 6, क्या प्राइम है, नहीं है। क्यों, इसमें इसे 1 से ही भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और खुद से 6 से भी चला जाएगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो वो कैसे हो गए, कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो प्राइम नंबर समझ आ गए। और ये कैसे हो गए, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो गई। तो ऑल कंपोजिट नंबर मस्ट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हाँ, यानी कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए खुद के और 1 के अलावा। देखो, तो खुद के और 1 के अलावा 2 और फैक्टर्स थे, एक और भी होता तब भी वो कैसी संख्या हो जाती, भाज्य हो जाती। क्योंकि प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और सिर्फ वो संख्या खुद। तो समझ आ गई भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हाँ, तो 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। याद रखना 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अच्छा, और याद रखना एक लौता इवन प्राइम नंबर है, एक लौता सम संख्या है जो आपकी प्राइम होती है, ठीक है। यानी क्या है, मिलने भी दिया है, ऑल प्राइम्स और ऑड नंबर, सारे प्राइम ऑड है 2 के अलावा, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट्स कैन बी ईदर ऑड और इवन। हाँ, सिंपल सी बात है भाई, अगर 9 कंपोजिट है कि नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि देखो इसमें 1 से भी भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा और खुद किससे जाएगा, 9 से भी जाएगा। तो वो 1 9 2 के अलावा एक और फैक्टर निकल के आ गया 3 फैक्टर, मतलब जिससे जो इन पर भाग दे देंगे वो। जैसे मैंने कहा 15 प्राइम है कि कंपोजिट है, तो अपने कंपोजिट है कैसे, देखो 1 से भी भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा और खुद 15 से भी चला जाएगा इसमें, राइट। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा कि नहीं, एक और वो नंबर उसके अलावा फैक्टर से। हाँ, तो कैसा हो गया, कंपोजिट। चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे मतलब नहीं होता है। कंपोजिट मतलब होता है कि 2 फैक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 1 और उस संख्या के अलावा भी किसी और संख्या से भाग अगर जा रहा है तो वो कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य हो गए, ठीक है। अच्छा, छोटी बात समझ आ गई। हाँ, अब हम देखते हैं फर्दर कि प्राइम नंबर्स को हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में। एक तो मैंने बता ही दिया कि 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 से भाग जाएगा क्योंकि 1 यूनिवर्सल फैक्टर है और खुद उस संख्या से भाग जाएगा, बस इनके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, यानी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा,
पता है आपको क्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 सारे इस तरह के जो हो गए वो आपके प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि इन सब में कैसे हैं, 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बता दिया क्या, दो जो है वो सबसे छोटे, एक तो एक लौता इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। 3 5 7 याद रखना, ओनली ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 3 5 7 ये एक लौता ग्रुप है जहाँ पे 2 3 2 5 2 7 लगातार इस तरह लिखा हुआ है। ये एक लौता ग्रुप है प्राइम नंबर्स में जो इस तरह से कंसेक्यूटिवली दिया गया है, क्रमागत रूप में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, सवाल इस पे आते हैं। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स हैं। जब 1 से 50 तक की गिनती गिनोगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 50 तक 15 प्राइम नंबर्स निकल के आएंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो 50 की संख्या यहाँ पे 47 तक खत्म हो गए, क्योंकि 53 तो ज़्यादा हो गया ना 50 से। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 50 तक। इसी तरह से 50 से 100 तक देखोगे तो 10 प्राइम नंबर्स हो गए। इसका मतलब 15 10 25, यानी 1 से 100 तक अगर गिनती गिनोगे तो उसमें 25 नंबर ऐसे निकल के आएंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक नंबर वो खुद, यानी वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 तक की गिनती में। आप यहाँ देखो 100 तक की गिनती यहाँ खत्म हो गई 97, अब गिन लो यहाँ से 25 प्राइम नंबर निकल के आएंगे। 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर्स होते हैं, याद रखें बहुत आता है समझो। 1 से 500 तक होते हैं 95 प्राइम नंबर्स, और 1 से 1000 तक होते हैं 168 प्राइम नंबर्स, ठीक है। 1 से 100 तक कितने हैं 25 प्राइम नंबर्स, 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर्स, 1 से 500 तक 95 प्राइम नंबर्स, और 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। देखो याद रखना, प्राइम नंबर्स को जो अधिकतर आपके प्राइम नंबर्स हैं उनको 6k +- 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी जो प्राइम नंबर्स हैं, जो प्राइम है, अभाज्य संख्याएं हैं, उनको हम 6k +- 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकतर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2 को नहीं लिख पाओगे, 3 को नहीं लिख पाओगे, यानी मिनिमम 3 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला 5, अब 5 को कैसे लिखोगे, वो 6k - 1 कैसे लिखोगे, k की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 6 गुणा 1 -1, यानी 6 कम 6 में 1 गया 5, लिख सकते हैं, यस। लेकिन क्या 3 को लिख पाओगे, 3 को कैसे लिखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली, क्योंकि k क्या है, k एक नेचुरल नंबर होगा, लिखा नहीं है यहाँ पे, याद रखना, जो k होगा यहाँ पे, k एक नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। 3 को नहीं लिख पाओगे, 2 को नहीं लिख पाओगे, हाँ, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ, इसीलिए इन्होंने मोस्ट लगाया है। यानी अल्टीमेटली सीधे से बात याद रखनी है, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स आपके निकल के आएंगे उनको आप 6k + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हर एक नंबर, मेरी बात ध्यान से सुना, लेकिन हर एक नंबर जिसे 6k + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम होगा। इतनी सी बात आप याद रखेंगे, वो ज़रूरी नहीं कि प्राइम होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 37 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो 36 + 1, 6k + 1 के फॉर्म में लिख दिया हमने, 6k + 1 के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन 6k + 1 के फॉर्म में हम 49 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 49 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी इसकी फैक्टर्स देखो, 1 से भी भाग जाएगा, 7 से भी जाएगा, और खुद 49 से भी चला जाएगा। ये प्राइम तो नहीं हुआ, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। लेकिन समझ गए, इसका मतलब मैंने क्या कहा, हर एक प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा है उसको आप 6k + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हर एक नंबर जिसे 6k + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि 49 और भी बहुत सारे, वो ज़रूरी नहीं कि प्राइम हो। लेकिन अगर प्राइम होगा तो 6k + 1 के फॉर्म में ज़रूर से लिख सकते हो। छोटी सी बात समझ आ गई, हाँ। अच्छा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर वो 101 है, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो है वो 997 है। ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखना, ये जो टेबल है वो ज़रूर याद रखना, ठीक है। अच्छा, अभी सवालों में आए, थोड़ा सा और देख लो। तो को प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम कैसे होता है। देखो, सह अभाज्य संख्याएं मैंने आपको समझा चुका हूँ, आप जब एलसीएम से पढ़ा होगा तो मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ कि उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे आप एग्जाम्पल दिए भी गए, जैसे देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो आपस में प्राइम है। देखो भले वो, हालांकि अगर बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन में बताऊँ तो को प्राइम वो होते हैं जो आपके दोनों ही इंडिविजुअली प्राइम हो, और अगर उनमें से कोई एक प्राइम नहीं है तो उसे रिलेटिवली प्राइम बोल देते हैं। बट मैं नहीं चाहूँगा आप इसमें एकदम घुसो, आप सिंपल से इसे को प्राइम याद रखो, ठीक है। को प्राइम नंबर्स देखो, अब ना तो 15 प्राइम है ना तो 22 प्राइम है। क्यों? देखो इनके 15 के फैक्टर्स करो, 1 से भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 15 से भी जाएगा। इसके तो इतने सारे फैक्टर, ये प्राइम तो नहीं है ना। 22 प्राइम है, देखो क्योंकि 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा और 11 से भाग जाएगा और खुद 22 से भाग भी चला जाएगा, तो ये भी प्राइम नहीं है। बट इनको हम को प्राइम बोल रहे हैं क्योंकि ये आपस में प्राइम है। इनका एक के अलावा, 1 के अलावा कोई और जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं आएगा। देखो
इसलिए हमने क्या बोलते हैं, इनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या था, 1 1 कॉमन था कि नहीं, फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 1 है, और इनका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। HCF 1 है कि नहीं, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है, तो वही लिख दिया 1, क्योंकि और तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं। हाँ, तो बट देखो इंडिविजुअली प्राइम तो नहीं थी ये, ना तो 15 प्राइम है ना 22 प्राइम है, लेकिन ये आपस में प्राइम है। ठीक है, आपस में इनमें 1 के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा, तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं, को प्राइम। जैसे 9 और 10, 9 ना तो 9 प्राइम है ना ही 10 प्राइम है, लेकिन ये आपस में प्राइम होगा, क्योंकि 1 इनका HCF क्या है, 1 है। 1 के अलावा इनका कोई दूसरा फैक्टर मिलेगा ही नहीं, तो ये कैसे हो गया, को प्राइम हो गया। ठीक है, जिसको देखो जैसे 13 हो गया 14, अब इसमें 13 तो प्राइम है लेकिन 14 प्राइम नहीं है, लेकिन आपस में कैसे हो गया, को प्राइम हो गया, क्योंकि 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा। मैं आपको समझा चुका हूँ आपके LCM-SF में भी। ठीक है, ना तो 21 प्राइम है ना ही 25 प्राइम है। देखो 21 में 1 से 3 से 7 से खुद 21 से भाग भी चला जाएगा, 25 में 1 से 5 से और खुद के खुद 25 से ही भाग चला जाएगा, तो प्राइम तो दोनों है नहीं, लेकिन ये आपस में प्राइम है। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा। हाईएस्ट इनका यानी को प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है। कोई और मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक, तो कैसे हो गए, को प्राइम हो गए। हाँ, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, नीदर नंबर नीड्स टू बी प्राइम इंडिविजुअली टू बी को प्राइम टू ईच अदर। जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर को प्राइम ही होंगे तभी वो को प्राइम है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ना तो 15 प्राइम था ना 22 प्राइम था, तब भी ये दोनों को प्राइम हो गए, क्योंकि इनका HCF क्या है, 1 है। सिर्फ एक ही है जो कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई नहीं, क्योंकि 1 क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सबको डिवाइड कर देता है। ठीक है, बात समझ आ गई। यानी जो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो HCF होता है वो 1 होता है। बात समझ आ गई। हाँ, अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का अंतर है। ठीक है, दिस टर्म रिफर्स टू पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई एग्जैक्टली 2, जिनमें 2 का अंतर है, जैसे 5 और 7। जैसे मैंने कहा 3 5 2 का अंतर है, तो ये कैसे हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। 5 और 7 ये कैसे हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए, जुड़वां भाज्य संख्या। ठीक है, 2 के अंतर पर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक जैसे 59 और 61 दोनों प्राइम है, 2 का अंतर है। 101 और 103 दो का अंतर, दोनों प्राइम है। 107 109 2 का अंतर, दोनों कैसे है, प्राइम है। मैंने कहा 3 5 2 का अंतर, दोनों प्राइम है। ठीक है, मैंने कहा कि आपका 5 7 तो कैसे 2 का अंतर है और दोनों कैसे हैं, प्राइम है। तो ये कैसे हो गए, आपके 2 के गैप पे हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब ठीक है, प्राइम नंबर समझ आ गया। कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है, जिनमें 2 यानी 1 और जो उस नंबर के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो वो भाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ग्रेटर देन 1 एंड दैट हैव एट लीस्ट 1 डिविजर दैट देन 1 एंड देमसेल्व्स। ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा था 6, अब 6 में 1 से भी डिवाइड जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। एटलीस्ट आपको, जैसे मैंने 25 कहा था, अब 25 प्राइम है कि कंपोजिट है, भाज्य है कि अभाज्य, तो हमने कहा भाज्य कैसे, 1 से भाग जाएगा, 25 से भी जाएगा, लेकिन 5 से भी चला जाएगा। नहीं, अगर मिनिमम एक और आपको चाहिए होगा फैक्टर अदर देन 1 और उस नंबर के अलावा, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आती है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कंपोजिट नंबर की, वो याद रखना, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़े हैं और उनका क्या है, 1 और उनके अलावा एक और डिविजर है। जैसे मैंने 25 के लिए कहा था, 1 है, 25 है और 5 भी क्या है, तो एटलीस्ट एक और चाहिए, तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चीज़ें हो गई, लगभग सब बता ही दिया मैंने। हाँ, तो जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है। देखो ना तो 2 कंपोजिट है, क्या 2 कंपोजिट है भाई, 2 तो प्राइम है ना। हाँ, क्या 3 कंपोजिट है, नहीं, लेकिन तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो जो है वो 4 है। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट है वो 9 है। ठीक है, देखो भाई 5 कंपोजिट है नहीं, भाज्य है नहीं, प्राइम है। 6 आपका इवन है, 7 है नहीं, 8 आपका इवन है, 9 यानी सबसे जो छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है वो 9 है, और सबसे छोटी इवन या ऑड किसी भी तरह की जो संख्या है वो 4। पहला कंपोजिट नंबर जो बनता है वो 4 ही है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर चाहे वो इवन ऑड बोल दूँ, किसी में बोल दूँ, तो 4 है, और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो है 9। ठीक है, 10 14 21 21 22 मैं समझा चुका हूँ कि अगर 1 और उस संख्या के अलावा एक और फैक्टर हमें चाहिए होगा, अगर हम उसे कंपोजिट बोल रहे हैं तो। ठीक है, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स होते हैं भैया, इस सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। समझाता हूँ, देखो क्या कह रहा हूँ। जैसे मैंने 6 कहा था, 6 की फैक्टर करूँ, यानी 6 में किससे भाग जाएगा, तो आप लोग 1 से जाएगा,
2 से जाएगा, 3 से जाएगा और फाइनली 6 से भी जाएगा। अब जो वो नंबर के मैं परफेक्ट नंबर पूछ रहा हूँ, परफेक्ट नंबर कि है कि नहीं है, उसके खुद का फैक्टर हटा दो। समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे मैंने पूछा आपसे, बताओ 6 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं। समझ गए? हम परफेक्ट नंबर्स देख रहे हैं, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। 6 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो मैंने कहा 6 का फैक्टर करो, यानी 6 में किससे किससे भाग जाएगा, तो आपने कहा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा। अब उस संख्या को हटा दो, तो जो बाकी संख्याएं बची, अगर उनका सम उस संख्या के बराबर आ जाता है तो वो नंबर परफेक्ट हो जाएगा। देखो, तो आपने कहा 3 2 5 1 6, हाँ बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। जैसे मैंने कहा 28 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो आपने कहा 28 के फैक्टर्स करके देख लो और 28 को हटा दो, अगर बाकी का सम 28 बन जाएगा तो वो नंबर परफेक्ट है। ठीक, 28 परफेक्ट हो जाएगा। तो अपने 28 में किससे किससे भाग जाता है, तो अपने 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28 यानी खुद से जाएगा। 28 को बस हटा दो, देखो 14 7 21, 4 25 और 3 28, यानी 28 बन रहा है इसका बाकी का सम। हाँ, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अच्छा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6, यानी सबसे पहला जो परफेक्ट नंबर आपको मिलेगा वो 6 है। 6 के बाद सीधे 28 मिलेगा, इसके बीच में कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके बाद सीधे 496, इसके बाद सीधे 81 28, इसके बाद भी एक नंबर होता है, शायद मैंने आगे कहीं लिख रखा हुआ। ठीक है, शायद मिस हो गया मेरे से। ठीक है, तो आगे ठीक, अभी फिलहाल यही याद रखो 6 28 एक बहुत आई थिंक 5-6 डिजिट्स का होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे शायद 7 डिजिट 3 से शुरू होता है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा, पर फिलहाल ये 4 नंबर आप याद रखो, 6 28 496 81 28। ठीक है, ये 4 परफेक्ट नंबर्स आप याद रखो, इनके बीच में और कहीं कोई परफेक्ट नंबर्स नहीं है, बहुत मतलब रेयर फाइंड करे जाते हैं। ठीक है, 6 हो गया पहला परफेक्ट नंबर, फिर 28 हो गया, फिर आपका 496 हो गया, फिर आपका 81 28 हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर्स क्या हो, कौन से होते हैं, जिन नंबर्स का आपने फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद खुद उस संख्या को हटा दो, क्योंकि हर नंबर में खुद से भाग तो चला ही जाता है। उसके बाद जो संख्याएं बची, अगर उनका सम उस नंबर के बराबर हो जाए तो वो हो जाते हैं परफेक्ट नंबर्स। यहाँ तक की बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो हम सीधे आएंगे सवालों पे। ठीक है, जो इस बार पूछे गए हैं सीजल 2025 के प्रीलिम्स में। ठीक है, जैसे सीजल 20 सितंबर को आया शिफ्ट 3 में, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, अ नंबर दैट इज बोथ एन इंटीजर एंड अ होल नंबर। इनमें से ऐसा डिजिट या नंबर फाइंड करो जो कि एक पूर्णांक भी है और एक होल नंबर भी है। होल नंबर कैसे होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके चलते हैं। और इंटीजर्स में क्या आ जाता है, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है और पॉजिटिव भी आ जाते हैं, यानी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ये भी 0 और प्लस का 1 प्लस का 2 ये भी चलते हैं। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं। लेकिन जो होल नंबर्स हैं वो 0 से ही शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके। हाँ, तो क्या एक बात बताओ, कह रहा ऐसा उठाओ जो होल नंबर भी हो। मुझे एक बात बताओ, क्या 3, अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, क्या 3/5 इंटीजर है, पूर्णांक देगा नहीं देगा। ठीक है, हटा दो इसको। क्या √2 इंटीजर देगा आपको, नहीं देगा। 1.4 1.4 ऐसे करके चलता जाएगा। √2 का इंटीजर है, नहीं है। ठीक है, हाँ -5 इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है ना, तो ये भी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, बी एकदम सही है, क्योंकि ये इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी में भी आता है, 0 1 2 3 4 करके। बताओ ये प्रीलिम्स में सवाल है, कितनी देर का सवाल होगा ये बताओ, बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। 1 आपका क्या है, या सीधे सीधे इतना सा देखने के अलावा आप ये सीधे देख लेते कि 1 क्या है, 1 इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, होल नंबर इंटीजर्स का पार्ट ही तो है, हिस्सा ही है। अभी पता नहीं सवाल इन्होंने इस तरह से पूछा कि इंटीजर है, होल नंबर है, इस तरह से इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, हालांकि वो इसलिए इन्होंने पूछा है क्योंकि -5 भी यहाँ पे लिखा हुआ था, जो कि होल नहीं है लेकिन इंटीजर है, तो हमें कहने का उसको हटाना था। ठीक है, ठीक है, तो 1 हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। समझ गए, आगे भाई। हाँ, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड एन इंटीजर, इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी और इंटीजर भी है। देखो, ना तो ये इंटीजर है, ना तो ये पूर्णांक, पूरा पूर्णांक लिखा है नहीं। क्या √5 इंटीजर है, नहीं, इसको तो वैल्यू दशमलव में जाएगी ना, तो ये इंटीजर तो है नहीं। हाँ, देखो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, और जब रूट का 9 निकालोगे तो आएगा 3, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है और एक इंटीजर भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको आ सकती है कि उन्होंने √9 दिया है, लेकिन जो अगर √9 के बाद 3 निकालें तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में भी यही दिया था, एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो ऑप्शन में उन्होंने दिया है, और यही आंसर उन्होंने सही भी दिया है। ठीक है, और बाकी का ऑप्शन तो कट ही गए, एक लौता ऑप्शन यही बचा, तो यही सही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि √9 उन्होंने दिया है तो बाहर 3 निकल के 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर था। हाँ, और ये कैसा है, इंटीजर है कि नहीं, हाँ है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है, इस सीजल 2025 में ये है शिफ्ट 1 21 सितंबर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो, जब नॉन जीरो बोल दिया तो जीरो को ऐसे ही काट दो, जब नॉन जीरो बोला तो जीरो ऐसे ही काट दो। हाँ, दैट बिलोंग्स टू एवरी सेट, यानी होल भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, रियल भी है। ये बताओ, प्रीलिम्स में सवाल आए, मैंने सारे ले लिए। नंबर सिस्टम में जो मेनली सिंप्लीफिकेशन को हटा दे तो यही सवाल टिक टिक पूछे थे बस। ऐसा नंबर जो नॉन जीरो हो, तो नॉन जीरो पूछा तो जीरो तो पहले ही हटा दो। हाँ, और कह रहे हैं जो हर सेट को बिलोंग करे, यानी वो होल भी हो, वो इंटीजर भी हो, वो रेशनल भी हो, वो रियल भी हो। रियल नंबर्स का ही आपको याद है, रियल इमेजिनरी हो, रियल का ही पार्ट थे रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अच्छा ये बात समझो भाई, होल हो अगर क्या -1 होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 इस तरह करके। क्या √2 एक होल नंबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर है ना भाई, होल नंबर इंटीजर का ही हिस्सा है। हालांकि उन्होंने अलग से लिख भी दिया कि भैया देख लो इंटीजर, क्या √2 एक इंटीजर है? नहीं। नॉन जीरो कहा था, जीरो ऐसे ही कट गया। क्या -1 एक आपका होल नंबर है? नहीं है। तो इसे इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा पहला सही हो जाएगा? ए, यानी कि 1, जो कि आपका क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने में पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। हाँ, एक रेशनल भी है, क्योंकि 1 को क्या लिखोगे, 1/1 लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों इंटीजर है और नीचे जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर भी है और होल नंबर भी है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 करके, और इंटीजर तो है ही है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर इंटीजर का ही हिस्सा है, रेशनल नंबर रियल का हिस्सा है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें अगर आपको पता तो जल्दी से आपने आंसर लगा दिया। अब मतलब किसी को अंदाजा ही नहीं है तो वो फंस सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स? ऐसा कौन सा सेट है जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पता है ना, फिर नेगेटिव वाली भी हो गए, जीरो भी हो गया, पॉजिटिव वाले भी हो गए, हालांकि सारे पूरे अंक होने चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। नेचुरल नंबर्स कहाँ शुरू होते हैं आपके? देखो 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू होते हैं पॉजिटिव में, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। रेशनल नंबर नेगेटिव बिल्कुल हो सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब मैंने आपको एग्जांपल बताया था, -5 रेशनल है कि नहीं? क्योंकि -5 उसको सिर्फ इतना मतलब है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 ना हो और दोनों कैसे इंटीजर हो, बस इतना मतलब है। उसे नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं। तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं आपके? नेगेटिव होते हैं। रियल नंबर रियल का तो हिस्सा ही है, रेशनल तो वहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है। हाँ, यानी सिर्फ नेचुरल नंबर्स ऐसे होते हैं जो, मैं काट देता हूँ पता आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, यानी ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके नहीं है, ये आपके नेगेटिव होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव नहीं होते। वही पूछा था उन्होंने, नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विच सेट इंक्लूड्स नंबर्स लाइक -5 0 एंड 6? ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सारे आते हैं? ये होल नंबर्स तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर शुरू होते 0 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, ये भैया आपके नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होंगे 1 2 3 करके ऐसे करके। ये आपके इरेशनल नंबर भी नहीं। इरेशनल नंबर कैसे हो गए? जिन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट इन सबको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो माइनस का, भाई मैं देखो मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे -5 लिखा है, तो ये क्या है? सारे क्या इरेशनल लिखे हुए इसमें। देखो -5 तो रेशनल, मैंने आप जबकि एग्जाम्पल में भी आपको मैं ये बताया था कि -5 क्या है आपका? रेशनल है। ठीक है, क्योंकि -5 क्या लिखोगे? -5/1। नीचे क्या 0 है? नहीं है। और क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होते हैं, पूर्णांक। हाँ, तो ये इंटीजर्स भी हैं दोनों। इसका मतलब क्या? ये तो रेशनल है, लेकिन ये तो कर इरेशनल है, जिसका मतलब ये तो कट गया। हाँ, लेकिन ये कैसे? इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स कैसे होते हैं आपके? नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है उसमें, पॉजिटिव भी होते हैं। फिर उन्हीं पॉजिटिव वाले से बन जाता है नेचुरल, और जीरो और पॉजिटिव को मिला के बन जाता है होल। पता है ना? हाँ, वही बातें रिपीट हो रही हैं। अगर आपको पता है सही से तो आप जल्दी से आंसर लगा दोगे। वही बेसिक चीज़ें हैं भाई। ठीक है, अरे जीरो भी आपका एक रेशनल नंबर ही होता है, जीरो कोई इरेशनल नंबर नहीं। क्योंकि देखो भाई, जब मैंने आपको इंटीजर्स बताए, इंटीजर्स के अंदर ही तो जीरो आता है। मैंने जब इंटीजर तो मैंने पॉजिटिव बताया, बीच में जीरो लिखा था, यहाँ पे लिखा था सॉरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव लिखा था। अरे पता है इंटीजर्स बताया था ना, इंटीजर्स देखो ना चल के भैया, वहाँ नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स भी थे, वहाँ जीरो भी था और पॉजिटिव इंटीजर्स भी थे। तो जीरो इंटीजर्स का हिस्सा ही है। ठीक है, और जीरो रेशनल हुआ कि रेशनल है, याद रखना। जीरो क्या है? रेशनल है। क्यों? क्योंकि 0.1 देखो, जीरो इंटीजर है। हाँ, दोनों इंटीजर्स है कि नहीं? हाँ, नीचे जीरो है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया आपका? हो गया, क्योंकि 0.0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, ये आपका जीरो भी क्या है? रेशनल है। तो इन्होंने कहा था इरेशनल, हमने काट दिया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेट करा जा सके। तो जैसे मैंने कहा था 0.75, तो कैसा है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था कि नहीं था?
क्योंकि 75/100 लिखोगे, इसे टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, 25 75 25 को 100, आराम से फ्रैक्शन में बदल पा रहे हैं, है ना, टर्मिनेट हो गया। इसमें से कह रहे हैं कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बताओ जरा। क्या 1/6 है? नहीं, देखो प्रॉपर भाग ही नहीं जाएगा इसमें। देखो भाई रुक भाई, देखो 6 कम 6 बचेगा 4, तो बोलो 6 36, फिर बचेगा 4, 6 36 से चलता जाएगा इस तरह से करके, समझ गए। 6 से 1 में भाग दो भैया, भाग जाएगा नहीं, भाग जाना जाएगा, हाई बिंदी 10 समझोगा, 0 बगाया कितना हो 10 हो गया, 6 कम 6 बचा 4, अब 6 36 फिर 4 6 36 चलता जाएगा इस तरह से करके। तो टर्मिनेटिंग नहीं हो पाए, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या बोला है, टर्मिनेटिंग, रिपीटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग जैसे टर्मिनेट जो रुक जाए, जो दशमलव तो लगाओ लेकिन रुक जाए, सिंपल से याद रखो। जैसे देखो इन्होंने लिखा 3/8, 3/8 को क्या लिखोगे, तो भाग दो इसमें, तो अब लोगे पॉइंट, अब क्या होगा, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव का 0 बगाया तो क्या होगा, 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, इस पे चला गया है ना। देखो 3/8 को आप लिखते हो 37.5%, ऐसे याद रख सकते हैं कि 0.375, इसका मतलब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2/7 हो गया, आप सीधे सीधे भाग देके देख लो, तो आप देखो भाई दशमलव 0 भगाओगे क्या जाएगा ही नहीं, आपको पता जाएगा कैसे 2/7, नहीं देखो, हाँ 2/5 होता चला जाता, क्योंकि 5 को 20.4 आ जाता, ठीक है, वो सीख गए, वो तो टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएंगे, कोई देखो आप भाई भाग दो इसमें, तो भागना चाहे खाई बिंदी, यानी कि 0 भगाओगे, दशमलव को 0 भगाओगे, तो 7 14, कितना बचा 6, 7 56, 7 35, इस तरह से बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसी तरह ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। 3/8 का टर्मिनेट हो गया, देखो दशमलव गया 0 भगाया होगा, 30 हो गया होगा, 8 7 8 3 24 बचा कितना 6, 8 7 56, 8 5 40, ठीक है, भाग देना तो आता ही ना आपको। हाँ तो 0.37 इसको टर्मिनेट कर लिया, इसको रोक लिया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, अंत हो गया, टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नहीं जिसका अंत नहीं हो रहा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। अगर आपने सही से क्लास देखते चले आए हो तो आप कर लोगे, ठीक है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे तो क्लास हो ही लंबी हो जाए, आई होप सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है। कर डेसिमल एक्सपेंशन, आपने कहा ठीक है, ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जैसे कि √2 1.414 ऐसे करते चलता जा रहा था, इर्रेशनल था, यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, ऐसे नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर जैसे कि √2 इस टर्मिनेटिंग नहीं भैया, टर्मिनेटिंग नहीं है। वो इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ना तो रिपीट हो रहे होते हैं ना ही रुक रहे होते हैं, तो गलत लिखा हुआ है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, हाँ ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। मैं कहा जो इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। अब जब ये सही निकल गया तो ये गलत ही हो जाएंगे। क्या डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, हर केस में नहीं होता। जैसे मैंने कहा था 0.666, जैसे रिकर बार बार अकर कर रहा है तो ये कैसा होता है, रेशनल नंबर है, किसको हम लिख सकते हैं 6/9, तो नॉन टर्मिनेटिंग हर केस में नहीं होता, ठीक है। जैसे 80, जैसे मैंने लिखा था 0.75, अब ये क्या है, तो टर्मिनेटिंग है लेकिन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे ये देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन सिर्फ इससे बदल सकते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, हर केस में ये भी नहीं सही है, क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। अगर आप सही से देखते चले तो आराम से ये चीज़ समझ आ रही होगी। लेकिन हमें जब ये चीज़ हमने देखी, इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। आगे बढ़े, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा जो है वो इरेशनल है, यानी कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दोनों इंटीजर्स भी ना हो, मतलब सिंपल सी बात याद रखो, है ना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। आप कह रहे हैं 1030 इंटू 1060, यानी कि 1/√3, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और 1060 होता है √3, ये तो करके 1 आ गया, 1/1 तो आराम से लिख सकते हैं, ये तो रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। sin 30 है 1/2, ये तो आराम से रेशनल है, देखो आराम से इसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी ये भी गलत हो गया। 10 होता है 1 को तो आराम से 1/1 लिख सकते हो, यानी ये भी गलत हो गया। cos 30 कितना होता है √3/2, इसको कैसे बदलोगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि √3 मतलब आना ही मतलब क्या हो गया, अब ये तो चलता ही जाएगा, है ना, ना तो रिकरिंग है ना ही जो है आपका टर्मिनेटिंग है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं बदल पाने, p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी cos 30 कैसा है आपका इरेशनल है, कैसा है इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़े, लेट AB जहाँ पे A और B बराबर नहीं है, अ 2 डिजिट प्राइम नंबर,
कह रहे हैं ए बी जो कि एक 2 डिजिट प्राइम नंबर है और ए और बी बराबर नहीं है, और इस तरह से है कि अगर बी ए कर दें तो वो भी एक प्राइम नंबर बन जाता है। तो बताओ ऐसे सभी नंबर्स का सम कितना होगा। ये बहुत ही फेमस सवाल है, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना चाहिए। सीजीएल मेंस 2019 में आया है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। देखो क्या कह रहे हैं, मान लो ए बी ये 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये भी प्राइम हो, दोनों बराबर भी ना हो, और बी है, तो आप ऐसा करो दो डिजिट के जितने प्राइम नंबर सब लिख दो। अब देखो कहाँ से शुरू होते हैं, तो आप लोग 11 से, तो 11 हो गया, 13 हो गया, फिर आप देखो 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, तो है ना। और अब देखो दो डिजिट के शुरू के कितने होने चाहिए, 2 डिजिट प्राइम नंबर आप खुद से गिन सकते हो बाद में। देखो भाई समझ गए, 2 3 5 7, अगर इन 4 नंबर्स को हटा दें तो 21 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक आपके मैंने बताया कितने प्राइम नंबर बताया अभी, तो 25 प्राइम नंबर बताया कि नहीं। इन 4 को हटा दें यानी 21 प्राइम नंबर हमें लिखने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि 100 के बाद तो 3 डिजिट शुरू हो जाएगा ना, हमें 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर चाहिए सारे। तो 11 13 19 23, आप देखोगे 29 31 37 41 43 47 है ना, 53 59 61 67 71 73 79 83 89 है ना, उसके बाद क्या बचा, 97 शायद बचा ना। हाँ हो गया, कैसे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक छोड़ रहा है कुछ, 91 92 93 94 95 96 97, कोई छूट रहा है, हमने छोड़ दिया कुछ, 11 13 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89, कोई छूट रहा है क्योंकि भाई 2 3 5 7 है ना, ये कोई छूट रहा है, 21 होने चाहिए ना। 11 13 14 15 17 छोड़ दिया भैया, 17 बता भी नहीं हो, 17 छोड़ दिया ना हमने, 17, हाँ तो 17, यानी अब हमारे टोटल 21 प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, ए बी, उसने कहा था ए डज नॉट इक्वल टू बी, और देखो यानी जैसे मान लो लिखा हुआ है 11, अब 11 को क्या लिखोगे, ये तो रिपीट हो गया, देखो ए बी, बट ए इक्वल टू बी हो गया हमें, लेकिन ए बराबर बी नहीं चाहिए था। अब 13 को देखो, अब जिसको नहीं लिख सकते हो ऐसा करो, उनको हटा दो, जिनको बी ए लिखने पर वो प्राइम ना बन रहे हो। जैसे मैंने कहा 13 को 31 लिखोगे क्यों, तो हो जाएगा, 71 लिखोगे हो जाएगा, 91 गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 91 तो कट जाता है ना, 91 प्राइम नहीं है, 63 91 कट जाएगा, तो वो तो प्राइम नहीं है। 32 प्राइम नहीं बनेगा, उल्टा करो, देखो बी ए करो 92, ये प्राइम नहीं बनेगा। 13 बन जाएगा, 73 बन जाएगा, 14 नहीं बने पाएगा, 34 नहीं बन पाएगा, हाँ 74 नहीं बन पाएगा, 35 नहीं बन पाएगा, 95 नहीं बन पाएगा, 16 नहीं बन पाएगा, 76 नहीं बन पाएगा, 17 बन जाएगा, 37 बन जाएगा, 97 बन जाएगा, 38 नहीं बन पाएगा, 98 नहीं बन पाएगा, 79 बन जाएगा। हाँ तो कितने ऐसे निकल के आए, तो अब ने बोला 13 17, ठीक है, 31 37, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ के आपको आंसर बताना है। ठीक है, हालांकि मैं बोलूँगा जैसे ये सवाल फेमस सवाल है तो एक फॉर्मूला जैसा है, तो आपको सीधे आंसर याद रखना चाहिए, लेकिन नहीं आते तो मैंने करके बता दिया कि कहना क्या चाह रहा है। अब सबको ऐड कर दो उठा के, तो आप देखो 97 और ये कितने हो गए, तो आप देखोगे 3 इसमें दे दो तो 100, 176 और 179, 249, एक 250 और कितना 320, ठीक है, 320 और 327, ठीक है, और 357, 58 और 388, 388 और 30 कितने हो गए, 388 और 30 हो गए 418। ठीक है, फिर सीधे याद रखना, जब भी वो बोले कि ए बी 2 डिजिट हैं, दोनों मतलब 2 डिजिट का कोई प्राइम नंबर है, जैसे बी ए बी में भी लिखे तो भी प्राइम, जैसे मैंने कहा 13 एक प्राइम है, और 13 का उल्टा मतलब डिजिट इधर उधर कर दो 31, ये भी प्राइम है। हाँ, और दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, जैसे 11 एक प्राइम तो है लेकिन दोनों डिजिट बराबर हो गए। हाँ, तो ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर बनते हैं, हाँ वो उनका सम बताओ कितना होता है, 418 होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, क्या कह रहे हैं, ऑफ द डिजिट्स, इफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो नंबर 36 से घट जाता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा टिपिकल सवाल आ गया, बेसिक से है ना। हाँ, 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसे हम रिवर्स कर दें उसके डिजिट्स को तो नंबर 36 कम हो जाता है। अच्छा, 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखोगे, वैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, मान लो x
प्लस 10y, क्या ये 2 डिजिट का नंबर है? कैसे? इकाई दहाई ऐसे तो लिखते हो ना भाई, कैसे लिखते हो? जैसे मैंने कहा बोला कि 21, अब बोलते इकाई दहाई, तो हमने क्या किया 2 गुणा 10 प्लस 1, यही तो किया है। हाँ, तो हमने उसी तरह से 2 डिजिट का नंबर लिखना हो तो इसी तरह लिखना है हमेशा। कैसे? आप कुछ भी, आप अल्फ़ाबेट आप कुछ भी लिख सकते हो, 10b प्लस a 10w प्लस m, कुछ भी लिखना लिख लो, बस इसी तरह से लिखोगे 2 डिजिट का नंबर, इकाई दहाई, ठीक है। ये 2 डिजिट का नंबर है। हाँ, कह रहे अगर इसके डिजिट्स को पलट दिया जाए तो पलट दो, यानी 10x कर दो और y को इधर भेज दो, है ना। डिजिट्स को अगर हम बदल दें एक मिनट, ओके, अगर हम डिजिट्स को बदल दें इस तरह से, हाँ, तो कह रहे नंबर 36 घट जाता है ना। क्या होता है अगर इसके डिजिट्स को पलट दें तो अब जो नंबर आया है 36 कम है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर ये था, लेकिन अब जब डिजिट पलट दी तो ये 36 कम है ओरिजिनल नंबर से, इसी तरह लिखोगे। हाँ, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? तो आप लोगों को 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई माइनस 36, है ना। यानी क्या आएगा 9y, उधर देखोगे 9x बराबर क्या है माइनस के 36, है ना। यानी इधर लेके आओगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना भाई। x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 936 यानी 4 आ जाएगा। हमसे कह रहे हैं क्या डिफरेंस, डिजिट्स का डिफरेंस 4 है, तो आपने कहा हाँ है। देखो डिजिट्स का डिफरेंस 4 आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये तो सही है, पहला वाला क्या है सही है। दूसरा कह रहा है क्या इसकी वैल्यू 84 हो सकती है? क्या वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84, क्या नंबर की वैल्यू 84 हो सकती है? तो मैंने कहा 84, हाँ, अगर मैं y की जगह 8 रख दूं और x की जगह 4 रख दूं तो 84 बन जाएगा ये। हाँ, बन जाएगा ना। अच्छा, प्रूव करने के लिए कैसे देखोगे? अभी ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि 84 बन जाएगा, कैसे प्रूव करोगे 84 हो सकता है ये नंबर? क्यों? अगर 84 अगर मैं y की जगह 8 रख दूं, x की जगह 4 रख दूं तो ये 84 बन रहा है, 10 से 4 84। हाँ, तो इसको यहाँ पे प्रूव करके दिखाओ भाई। x की जगह हमने 4 रखोगे 40 हो जाएगा, और y की जगह 8 रखोगे 48 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर क्या 36 आ रहा है? क्योंकि वो तो सवाल में हमें दिया था ना, सवाल में हमें दिया था ना कि 36 कम है, तो 84 36 घटाओ। हाँ, 84 से 48 घटाओ, 36 आता है कि नहीं आता? आता है। इसका मतलब क्या है? नंबर 84 हो सकता है। तो ठीक सवाल है ये। उन्होंने हमसे कहा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। एक तो मुझे जो बिगनर्स होते हैं बहुत डर लगता है, बिगनर्स से कि मुझे पता नहीं, मुझे फिर से समझाना है, फिर से समझाना है, फिर से समझाना है, जब तक आपको समझ नहीं आ जाए, ठीक है। देखो भैया 2 डिजिट का नंबर बोला, इकाई दहाई हमेशा इस तरह से लिखना, ठीक है। अब उन्होंने कहा अगर रिवर्स कर दें तो 36 कम हो जाता है, तो मैंने कहा रिवर्स कर दो, यानी y की जगह x, x की जगह y कर दिया, 36 कम है। ओरिजिनल नंबर से सॉल्व किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। कह रहे हैं डिजिट्स के बीच में अंतर 4 का है। अब कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84, क्या नंबर की वैल्यू 84 हो सकती है? तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। कैसे? मैंने कहा y की जगह 8 और x की 4 रख के देख लो 84 आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते ऐसे बस 84 रख दिया तो रख गया, ये ऐसे नहीं, प्रूव तो करो कि 36 आया घटाने पे। तो मैंने कहा आप x की जगह 4 रखा है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, y की जगह 8 रखे तो 48 हो गया, 84 से 48 घटाओगे 36, प्रूव कर पा रहे? नहीं हो सकता है। अगला कह रहा है द नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, क्या नंबर हमेशा एक भाज्य संख्या होगी? आप करके देखो, क्या नंबर एक हमेशा भाज्य संख्या होगी? हमारे पास ये है ना, भाज्य संख्या होगी। अगर मैं y की जगह 7 रख दूं और x की जगह रख दूं 3, अगर मैं y की जगह 7 रख दूं x की जगह 3 रख दूं, कितना हो जाएगा? 10 7 70 3 73 हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते 73 हो गया तो हाँ ये तो प्राइम है, तो हमेशा कंपोजिट नहीं। प्रूफ तो करो 36 आएगा। तो आपने कहा यहाँ बन जाएगा कितना 3 नाम 30 37 बन जाएगा भाई। x की जगह 3 रखोगे तो 30 हो गया, y की जगह 7 रखोगे, क्या इन दोनों का अंतर 36 आता है? तो आपने कहा हाँ आता है। इसका मतलब क्या है? ये नंबर हमेशा कंपोजिट नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा? कौन से सही है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हाँ, तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। समझ आ गया? आगे बढ़ जाए। कह रहे इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज दिस, और उनका ये प्रोपोर्शन है, तो उसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। 3 नंबर्स के बीच में ये जो नेचुरल नंबर्स हैं आपके, उनके स्क्वायर्स के जो उनका जो सम आ रहा है वो 1029 है भैया। इसको लिख सकते हो x 2x और इसे लिख सकते हो 4x लिख सकते हो। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा स्क्वायर करो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 16x स्क्वायर, और इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 1029। चलो अभी से 21x स्क्वायर बराबर हो गया 1029, यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 21 चौक 84 और 21 नविया 189, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई, है ना, या प्लस माइनस 7 या 7, ठीक। पॉजिटिव ही लेंगे या नेगेटिव तो ही ले लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा कितना? 7 7 14 और 7 28,
लेकिन हमसे उन्होंने पूछा क्या है हमसे, अच्छा उन्होंने पूछा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस, तो सीधे ही निकाल लेता कितना 3x का, तो 3x मतलब कितना हो गया 21, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। तो बहुत ही आसान सवाल था, आगे बात है। कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, पहले 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा। पहले 6 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3, अब कुछ लोग यहाँ पे 2 मिस कर देंगे है ना, इसीलिए उन्होंने सवाल पूछ रखा है। 2 3 5 7 11, पहले 6 प्राइम नंबर्स और 13 है ना, पहले 6 प्राइम नंबर्स यही होंगे, 2 2 4 2 6 यही होगा। तो एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 13 24 24 7 31 5 36 और 36 और 5 कितने हो गए 41, 41 बटे कितने नंबर्स थे 6, ये हो गया यानी कितना 36, 5 बटे 6 सही, 5 बटे 6 ये इनका एवरेज आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल है। फिर अब इधर सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर इज 36, अगर 3 लगातार भाज्य संख्याओं का सम 36 है तो उनका नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 3 संख्याएं हैं और लगातार हैं और उनका सम 36 आ रहा है, सम 36 है, उनका एवरेज क्या होगा, एवरेज बता सकते हो। देखो अगर 36 है और 3 है नंबर, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 36, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी 3, यानी जो बीच वाली संख्या है कि वो 12 आ जाएगी, क्योंकि क्रमागत है ना, तो समझ गए एक नंबर तो बीच में क्या है 12, और कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट 12 के बाद क्या आएगा, कंपोजिट 14 आएगा, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है और 11 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या है 10, क्रमागत है भी 10 2 12 2 14, हाँ तो ये वो देखो इनका सम देखो 14 12 26 10 36 बन रहा है। हाँ कह व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, इनका प्रोडक्ट क्या है पता तो भाई 14 12 168 और 168 में जब 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1680, ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या एकदम सही। फिर व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स, अच्छा सभी 2 डिजिट इवन नंबर्स का सम क्या है। 2 डिजिट इवन नंबर्स, 2 डिजिट इवन नंबर्स आपके कहाँ से शुरू होते हैं 10 से, अब इवन है तो 2 2 का अंतर रहेगा, 10 12 करते करते कहाँ तक जाएगा 98 लास्ट इवन डिजिट नंबर होगा 2 डिजिट का, राइट। इनका क्या करें सम बता दो, सम कैसे निकालोगे n/2 a + l, नंबर ऑफ पता ना n/2 a + l, मैं जब APG PHP पढ़ेंगे तो बताएंगे, बगल में बताते चला आया हूँ आपको, जहाँ जहाँ चैप्टर में ज़रूरत थी, जिन जिन चैप्टर्स में वहाँ पे समझाया मैंने, ठीक। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालो, कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितने अंक बने हैं कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कैसे 98 से 10 घटाओ कितना हो गया 88, अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने चल रहा है 2 2 2, भाई इवन जो इवन नंबर जो 2 2 के डिफरेंस में हो गए ना, हाँ प्लस 1 यानी कितने 45 नंबर टोटल बने, कितने बने यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब फॉर्मूला क्या होता है निकालने का n/2, जब हमें जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है कैसे निकालोगे n/2 a + l, AP मतलब यहाँ पे अंतर समान है, सार्वांतर है, 2 2 का अंतर 2 2 का अंतर हो यहाँ पे था है ना। n कितना निकाला हमने 45 बटे 2, पहला टर्म क्या है 10, इसको बोलते हैं a यानी फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं लास्ट टर्म यानी l, तो n/2 a + l यानी 10 + 98 कर दो कितना आ जाएगा, हो गया 108 गुणा 45 बटे 2, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 54, 54 में गुणा करो तो 45 को 180, 45 पंजे 225, 8 233, 10 243 यानी 2430, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या एकदम सही। तो सभी 2 डिजिट इवन नंबर्स का सम क्या हो गया 2430 हो गया, याद रखो तो ऐसे ही याद रख लो, व्हाट इज सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स 2430 होता है, तो कुछ चीज़ें याद भी रखनी चाहिए, ठीक है। कि इफ द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 90, 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम 90 है, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 30 देन वन ऑफ द नंबर्स इज, ध्यान से देखना भैया 3 प्राइम नंबर्स का सम कितना है 90 है, समझ लो, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 90, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 30 देन वन ऑफ द नंबर्स इज, ठीक है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है, अगर उनमें से एक दूसरी से 30 अधिक है तो उन संख्याओं में इसे एक कोई संख्या बता दो, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो यानी एक चीज़ बहुत क्लियर है, 90 3 प्राइम नंबर्स बन रहे हैं उनका सम 90 आ रहा है। एक चीज़ ज़रा ऑब्जर्व करना, अगर मैं 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर दूँ तो इवन आएगा कि ऑड आएगा, कैसे पता करोगे, कोई भी संख्या उठा लो 3, मैं 3 को उठा लेता हूँ, 3 + 3 + 3 क्या 9, इसका मतलब संख्या क्या हमेशा जो सम आएगा वो कैसा आएगा ऑड, 3 ऑड नंबर्स को ऐड करने पर कैसा आएगा ऑड ही आएगा। अगर 2 ऑड को ऐड करता तो 3 3 6 यानी इवन बन जाता, लेकिन 3 ऑड ऐड कर दिए तो ऑड बन गया, लेकिन यहाँ पे जो सम आ रहा है वो 90 आ रहा है। हमें पता है एक लौता इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है वो 2 है, इसका मतलब इन 2 इसमें शामिल है। देखो भैया
तीन प्राइम नंबर, या तो प्राइम नंबर एक लौता इवन प्राइम नंबर 2 है, बाकी सारे ऑड होते हैं। तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो सम बना है तीन प्राइम नंबर्स का वो 90 आ रहा है। 90 तीन प्राइम नंबर्स का सम है, और हमें पता तीन ऑड नंबर्स अगर मैं ऐड करूँगा तो ऑड ही आता है, लेकिन यहाँ तो सम 90 तो इवन है, इसका मतलब दो तो इसमें इन्वॉल्व है, यानी एक प्राइम नंबर तो हमने ऐसे ही निकाल लिया 2। इसके बाकी जो प्राइम बचे यानी P1 प्लस P2 बचे, या P2 में P3 बोल दूँ ऐसे, ठीक, तो वो ये क्या है, इनका फिर सम क्या है 88 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 घटा दो 90 से, यानी बाकी जो दो प्राइम बचे उनका सम क्या हो गया 88, क्योंकि 2 शामिल है तभी तो इवन आया, वरना ऑड आता। अब बाकी 2 प्राइम जो बचे उनका सम क्या हो गया 88 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं इनमें से एक दूसरे से 30 बड़ा है। ठीक है, P2 प्लस P3, यानी मैं अगर P2 को लिखता हूँ P2 प्लस P3 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ P2 प्लस 30, क्योंकि इनमें से एक कोई दूसरे 30 से 30 बड़ा है, और इन दोनों का सम कितना बनता है 88 बनता है। ठीक है, तो जो 2P2 इक्वल टू 30 घटाओगे तो हो जाएगा 58, यानी P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 29 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 29, लेकिन 29 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं। हाँ, क्योंकि एक और P3 बचा ना, तो P3 क्या आ जाएगा, अगर ये 29 है 88 से 29 घटा दो, यानी कि ये इससे 30 ज़्यादा था P3 क्या था, P3 P2 से 30 ज़्यादा है, 30 जो है इसमें कितना 59, यानी एक नंबर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे मतलब छोटी छोटी बातें आपको सब, अभी ये कैसे करा सवाल मैंने, अब कुछ भी पूछ दे, बेसिक कॉमन सेंस है आपके पास तो कर लोगे। उसने कहा 3 प्राइम नंबर्स का सम 90 आ रहा है, तो आपको पता है 3 प्राइम नंबर्स का सम 90 आ रहा है, या तो एक लौता इवन प्राइम नंबर है वह 2, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो मैंने कहा अगर तीनों ऑड हो गए तो ऑड आएगा, लेकिन यहाँ तो इवन आ रहा है, इसका मतलब 2 की इन्वॉल्वमेंट तो है, 2 तो शामिल, तो एक प्राइम नंबर 2 हो गया। अब बाकी 2 में उन्होंने कहा था क्या कि उनमें से एक 30 ज़्यादा है, तो मैंने कहा कर लो भैया, एक अगर 30 ज़्यादा है तो 90 था, 90 से 2 घटा दो 88 सम बचा इनका, सॉल्व कर लिया। एक प्राइम नंबर उसमें से क्या निकल के आ गया 59 आ गया। आगे बढ़े, क्या कह रहे हैं एक्स वाई जेड, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, 3 प्राइम नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, जो कि अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे जो z है वो y से बड़ा है और y जो है वो x से बड़ा है, और तीनों का सम 70 बन रहा है। फिर से वही देखो, 3 प्राइम नंबर्स का सम अगर इवन आ जा रहा है तो याद रखना 2 उसमें शामिल होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऑड होगा तो 3 ऑड नंबर्स कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, अब क्या आएगा हमेशा ऑड आएगा। 7 5 12 3 15 ऑड आएगा। लेकिन अगर सम इवन आ रहा है इसका मतलब 2 की इन्वॉल्वमेंट तो है, यानी हमें पता चल गया कि सबसे छोटा x है, यानी x क्या है, x बराबर तो 2 पक्का हो गया, x अपना क्या है x 2 है। ठीक है, लेकिन उन्होंने z की वैल्यू पूछ रखी, यानी लेकिन y प्लस z की वैल्यू फिर क्या आ गई, 70 से 2 घटा दो 68, यानी y प्लस z कितना बनेगा 68 बनेगा। अब इसको ना आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो भाई, समझ गए, हमें z की वैल्यू निकालनी। अगर z की जगह 29 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, तो आप लोगों को y आ जाएगा 39। हाँ, लेकिन 39 तो प्राइम होता नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 43 उठाओ, अगर z की जगह 43 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25, है ना, और 25 भी प्राइम नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 31 रखोगे z की जगह तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 37। हाँ, यहाँ पे काम करके देखो, 37 अगर 31 रख दो z की जगह, हाँ, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा, दोनों प्राइम हो रहे हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत गड़बड़ बताओ क्या हो गई, क्योंकि z y से बड़ा था, लेकिन यहाँ पे y z से बड़ा हो जा रहा है, यानी ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्या, जब z की जगह 37 रखोगे तो ये 31 हो जाएगा, z y से बड़ा भी है ना। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या एकदम सही है। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब अगर एग्जैक्टली आपको पता है तो आप कर दोगे, ये सब फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, सम क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब संख्याएं कितनी है, n है ना। हाँ, तो जब एक मिनट रुकिए, संख्याएं कितनी है, संख्याएं n है, और n से जब भाग दोगे तो ये n कट जाएगा, है ना, तो एवरेज कितना आ जाएगा n प्लस 1/2। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और उनका एवरेज क्या होगा, बस संख्याओं से भाग दे दो n से, तो n प्लस 1/2 होता है। सम एंड एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की स्क्वायर्स का सम और एवरेज क्या होता है, तो होता है n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। n से भाग दे दोगे n कट जाएगा तो ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला पता होगा आपको। सम एंड एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बचपन में सब लोगों ने पढ़ा था, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से आप होंगे, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सम एंड एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट इतना तो पढ़े होंगे ना उसके पहले। हाँ, तो सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ, अब जब इसे ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। जब n से भाग दोगे तो एक n से कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। यानी यही फॉर्मूला में लगाना है। क्या उन्होंने पूछा है, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, है ना, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, है ना। ठीक है, या तो आप क्यूब करके निकालो, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5।
इनका क्यूब करो फिर सम निकालो। ऐसे इससे करने से अच्छा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता सम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम कैसे निकालते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लगाते हैं, ये सम होता है। सम को यानी कितने हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी एन की वैल्यू क्या है 5 है, 5 रख दो यानी 5 5 गुणा 6 अपॉन भाई 5 1 6 हो गया ना, हाँ का होल स्क्वायर करो, 2 3 6 5 3 15, 15 का स्क्वायर करो कितना 225, यानी जो सम आ गया वो तो 225 आ गया। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा एवरेज कितना है, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी 5, 5 से भाग दो यानी कितना आ जाएगा 5 को 20, ये मरो के क्या आ जाएगा 5 को 20 55 यानी 45 आ जाएगा, यानी समझ गए। प्रथम जो 5 प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का औसत क्या हो जाएगा 45, ठीक है। कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला याद रखें, n इंटू एन प्लस 1/2, सीधे सीधे कुछ मत करो, सिर्फ सब में n से ही तो भाग दिया है, तो अब एवरेज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सम और सम याद रखो। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। और उनके क्यूब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बस एवरेज में क्या सीधे n से भाग देना होता है, बस बात खत्म, ठीक है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट क्या लिखा है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन और ऑड लगा दे तो आपको फिर ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। देखो या तो सीधे निकाल लेना, अगर छोटे जैसे यहाँ पे छोटा पूछा हुआ है ना, तो छोटे में तो सीधे निकाल सकते हो। जैसे उन्होंने पूछा है एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स क्या है, वो देखो कि 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, यही है 2 4 6 8 10 है ना। पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स यही है ना, हाँ इनका स्क्वायर करो तो लोगों 100 64 36 200 हो गया, 16 और 4 220 होगा कि नहीं, हाँ 220 में कितने हैं 5 है, 5 से बाद 5 को 20 यानी कितना आंसर आ गया 44 आंसर आ गया, सीधे निकालिए। लेकिन जब ज़्यादा होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना क्या, सम क्या होता है फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का n इंटू एन प्लस 1, तो एवरेज क्या होगा, बस n से भाग, एवरेज याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे n से भाग दे दो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स होता है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3, ठीक है। याद जैसे वहाँ पे क्या था n प्लस 1 2n प्लस 1/6 था, है ना, जब सीधे स्क्वायर कर रहे हैं नेचुरल नंबर। लेकिन जब इवन हो गए तो क्या करते हैं 2 प्लस 2 लगा देना है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 n प्लस 1/6 था, यहाँ पे 2 लगा देना, नीचे 3 लिख देना है, ठीक है। ऑड में क्या, ऑड में बिल्कुल सिंपल है, सम क्या होता है n स्क्वायर, एवरेज क्या होता है, तो सीधे n से भाग दोगे तो n ही बचेगा, हाँ ठीक है। थोड़ा मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी बोलूँगी, बैटरी यहाँ पे ऑफ हो रही है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1/3, समझ रहे मैं क्या करूँ, ये कह रहे हैं द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। तो मैंने क्या कहा, क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैंने 2n, देखो 2 भाई सम निकालो 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। जब ज़्यादा नंबर बोल देगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बोला है उसमें, पहली 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। सम याद रखो, औसत में n से बस भाग देना होता है, नथिंग एल्स। कितने बोले 5, तो n की जगह 5 रखो तो ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 11 हो जाएगा बटे 3, हाँ। अब औसत पूछा है तो कितनी संख्या है 5 से भाग देते हैं, 3 दूना 6 5 दूना 10 11 चौक कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद रखने पाएंगे। एलसीएम कह रहे 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम, अच्छा x और y 2 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एलसीएम 141 है। अच्छा मेरे साथ आपको बताया कि नहीं बताया, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं आपको जब एलसीएम ऐसे बताया था वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था क्या होता है। प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे प्राइम हो चाहे को प्राइम हो, उनका एलसीएम निकालने के लिए सीधे उनका मल्टीप्लाई कर। जैसे मैंने बोला 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 5 गुणा 7, 11 और 19 का एलसीएम क्या होगा 11 गुणा 19, ठीक है, सिंपल, यानी सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x और y 2 प्राइम नंबर्स है और इनका एलसीएम अगर 141 है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि x इंटू वाई क्या है 141 है, ठीक है, ये है, हाँ। तो कह रहा बताओ y माइनस 5x क्या होगा, यही पूछ रहे हैं y माइनस 5x क्या होगा। अब 141 दिखाई दे रहा है, तो या तो प्राइम नंबर या तो आपका इवन होता है या फिर ऑड होता है, ठीक है। अब यहाँ ये इवन तो है नहीं, क्योंकि अगर इवन है ना, आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ, इवन तो है, इसका दो शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, तो फिर कैसे करें, आप 3 से ट्राई करके देखो, तो हमने देखा 3 चौक 12 3 7 21, हाँ 3 से भाग जा रहा है इसमें, हाँ, यानी ये 3 गुणा 47, इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 47, भाई 2 शामिल, 2 एक प्राइम नंबर, 2 तो शामिल है नहीं इसमें, 3 से आप करके देखो तो हमने कहा 3 गुणा 47 ये तो शामिल है, हाँ। और y कह रहे हैं x से बड़ा है, इसका मतलब ये y हो गया और ये क्या है ये x है। फर्दर इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको पता है ना और कोई फैक्टर्स होते नहीं, प्राइम नंबर एकदम जटिल होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं वो, हाँ।
तो कह रहे थे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस 5x, तो y की जगह रख दो 47 और 5x मतलब 5 3 15, 47 में 15 घटाओ कितना बचेगा 32, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, एकदम सही होगा। ऐसा से जीडी में सवाल आया था, क्या समझ गए मैंने क्या कहा? जब भी दो प्राइम नंबर्स हैं चाहे को प्राइम हो, उनमें जो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लासा पा होता है, लासा पा जो होता है वो क्या होता है, लासा मा बोल रहा हूँ, लासा पप्पा बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ। तो एलसीएम जो है वो एलसीएम के चक्कर में लासा माँ बोल दिया उसको, लिख। तो चाहे प्राइम हो चाहे को प्राइम हो, उनके एलसीएम क्या होते हैं, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बस नथिंग एल्स। क्या आपको इतनी सी बात समझ आई? तो मेरे सारे बेसिक्स मैंने आपको बता दिए, कुछ बेसिक्स जो सवाल थे मैंने वो आपको करा दिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप जो आगे क्लास करेंगे वो करेंगे डिविजिबिलिटी, फिर रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, बहुत डिटेल में खूब सारे सवाल हम उससे उठा के करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो बेसिक्स समझ आ गए कि नहीं? इस बार इन्होंने नंबर सिस्टम में बस यही सवाल पूछा था जो मैंने आपको शुरुआत में कराए थे, ठीक है। तो मुझे बताना है क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। एंड जय हिंद।